गुड मॉर्निंग। जिन्होंने मेरे पूर्व के वीडियो नहीं देखे हैं वह देखें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम गौतम बुद्ध के इस विचार से शुरू करेंगे कि गौतम बुद्ध ने दुख के बारे में जो अपने विचार रखे थे, यानी दुख यानी सोरो, डिस्ट्रेस का सोर्सेज क्या है, स्रोत क्या है। तो उन्होंने कहा था कि यह तीन, लालच यानी ग्रीड, क्रोध यानी एंगर एवं मूर्खता यानी फुलिशनेस, ये सब जो है वो मानव के दुखों के स्रोत है। यानी दुख होने के जो स्रोत है, सोर्सेज है, वह लालच, क्रोध और मूर्खता, ग्रीड, एंगर एंड फुलिशनेस है। इन दुखों के स्रोत से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति को उपदेशों का पालन करना चाहिए। गौतम बुद्ध कहते हैं कि ये जो दुख है, इनसे यदि व्यक्ति दुख के जो स्रोत है उनसे छुटकारा पाना है तो उनके लिए व्यक्ति को उपदेशों का पालन करना चाहिए। ध्यान लगाने का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान यानी कंसंट्रेट, उसका प्रैक्टिस करनी चाहिए और उसमें प्रज्ञान यानी विजडम होना चाहिए। उपदेशों का पालन क्रोध की अशुद्धियों को दूर करेगा। यदि हम उपदेशों का पालन करेंगे तो जो क्रोध में अशुद्धियाँ यानी उसमें जो इम्प्योरिटी है उसको दूर करेगा, और प्रज्ञा मूर्खता की अशुद्धियों को हटाएगी, और प्रज्ञा जो है वो फुलिशनेस की जो अशुद्धियाँ हैं या इम्प्योरिटी है उसको हटाएगी। तो पिछले अध्याय में ये गौतम बुद्ध के जो स्टेटमेंट है, ये उन्होंने जो कहा था उसको इसलिए शुरुआत यहाँ से की है कि हम आज देखेंगे स्वास्थ्य विश्वास प्रतिरूप, यानी हेल्थ, बिलीफ, विश्वास। तो विश्वास की जब बात करते हैं और तो इनको थोड़ा देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पिछले अध्याय में आपने देखा था कि दैहिक चिकित्सा मॉडल का वर्णन किया था, यानी बायो मेडिकल बिलीफ का। इसके अतिरिक्त सामाजिक और सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक, कल्चरल, सोसाइटी और साइकोलॉजिकल पैटर्न का भी वर्णन किया था। इन्हीं प्रतिरूपों की श्रृंखला में एक अन्य मॉडल आता है जिसे स्वास्थ्य विश्वास प्रतिरूप यानी हेल्थ बिलीफ मॉडल कहते हैं। तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे और इस चैप्टर या अध्याय के अंदर हम सीखेंगे कि पहला है स्वास्थ्य विश्वास प्रतिरूप यानी हेल्थ बिलीफ मॉडल की विशेषताएं क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है। दूसरी चीज़ देखेंगे इसके संबंध में अनुसंधानों ने किन अन्य प्रतिरूपों का निर्माण किया है, यानी रिसर्च के अंदर और कौन कौन से मॉडल डेवलप हुए हैं। और तीसरा है स्वास्थ्य विश्वास प्रतिरूप की उपयोगिता यानी यूटिलिटी क्या है, हेल्थ बिलीफ मॉडल की यूटिलिटी क्या है। फोर्थ है इस प्रतिरूप की सीमाएं, यानी ये जो पैटर्न है इसकी लिमिटेशंस क्या है। और फिफ्थ है यह प्रतिरूप स्वास्थ्य व्यवहार के संबंध में क्या दृष्टिकोण रखता है, यानी हेल्थ बिहेवियर के संबंध के अंदर क्या दृष्टिकोण या व्यू रखता है, उसके बारे में हम इसमें पूर्ण रूप से डिटेल में अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्वास्थ्य विश्वास प्रतिरूप से हम समझते क्या है। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय हेल्थ बिलीफ मॉडल। तो पिछले जो अध्याय था, हमने पिछले चैप्टर के अंदर स्पष्ट किया था कि स्वास्थ्य की धारणा समाज की संस्कृति पर बहुत कुछ निर्भर करती है। स्वास्थ्य यानी जो हेल्थ है उसके बारे में जो बिलीफ है, विश्वास जो है, वो समाज की संस्कृति यानी समाज की कल्चर कैसी है उस पर बहुत कुछ निर्भर होती है। चूँकि प्रत्येक संस्कृति अपने ढंग से स्वास्थ्य, रोग तथा उपचार की धारणा को बनाती है, क्योंकि हर एक जो कल्चर है वो अपने ढंग से, अपने उस हिसाब से हेल्थ या इलनेस या उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा उसकी धारणा बनाती है। इस कारण ही स्वास्थ्य की कोई एक सर्वमान्य धारणा को प्रस्तुत करना कठिन हो जाता है। तो इसलिए हम कोई एक धारणा नहीं बना सकते कि कौन सी रहेगी। जैसे कि प्राचीन काल से अब तक अनेक प्रकार से स्वास्थ्य के संबंध में विश्वास का प्रदर्शन किया गया है। हम प्राचीन काल से हम चलें और अभी तक के
देखें तो अनेक प्रकार के स्वास्थ्य के संबंध में विश्वास बिलीफ जो बताए गए हैं। पाश्चात्य संस्कृति में स्वास्थ्य और उपचार का रूप एक ऐसे प्रकार से किया है जो आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का उद्गम स्रोत समझा जा सकता है। यानी जो आधुनिक मेडिकल साइंस जो है उसका जो सोर्सेज है वह समझा जाता है पाश्चात्य संस्कृति के अंदर। स्वास्थ्य और उपचार का रूप की जो आधुनिक चिकित्सा शास्त्र को का उद्गम जो है वो इसको माना गया है। और इसी तरीके से भारतवर्ष में आयुर्वेद के विकास ने अपने दार्शनिक अनुभव के आधार पर इसका वर्णन किया है। तो भारत में क्या किया है, आयुर्वेद के विकास ने, धीरे धीरे आयुर्वेद के विकास ने दार्शनिक अनुभव यानी फिलोसॉफिकल एक्सपीरियंस के आधार पर इसका वर्णन किया है। तो चीन ने कन्फ्यूशियस के विचारों के आधार पर स्वास्थ्य, रोग और उपचार पर प्रकाश डाला है। यानी अलग अलग हमारे देश में अलग, भारत में अलग तरीके से, पाश्चात्य में अलग तरीके से और चीन में अलग तरीके विचारों के आधार पर स्वास्थ्य, रोग और उपचार पर प्रकाश डाला है। जो चिकित्सा प्रणालियाँ एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली से विभिन्न ढंग से या रूप में विकसित हुई है उन्हें वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालियाँ यानी अल्टरनेट मेडिकल सिस्टम कहा जाता है। अब हम देखेंगे आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के अनुसार स्वास्थ्य विश्वास प्रतिरूप यानी द हेल्थ बिलीफ मॉडल अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेडिकल सिस्टम। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के अनुसार इसका क्या पैटर्न है ये हमने पहले देखा, अलग अलग पुराने टाइम से किस तरीके से था और अब आधुनिक। तो पश्चिम में स्वास्थ्य तथा रोग का प्रतिष्ठित दृष्टिकोण ग्रीस अरब चिकित्सीय प्रणाली यानी ग्रीसो अरेबिक मेडिकल सिस्टम से प्राप्त हुआ है। ग्लेनिक औषधि ने एक कुशल प्रणाली ग्रीक लोगों द्वारा विकसित की थी। जो ग्लेनिक ने औषधि ने कुशल प्रणाली ग्रीक लोगों के द्वारा विकसित की। इस संबंध में विशिष्ट नाम आते हैं हिप्पोक्रेटस तथा उसके सहयोगियों के। उन्होंने प्रकृतिवादी या नेचुरलिस्टिक की व्याख्या द्वारा स्वास्थ्य तथा रोग की धारणा का वर्णन किया है। मतलब ये पहले से किस तरीके का है उसके बारे में है। तो गैलेनिक विचारधारा में महत्व दिया गया संतुलन यानी बैलेंस को, जो स्वास्थ्य के बराबर माना गया है, जबकि असंतुलन यानी इम्बैलेंस को अस्वस्थता से संबंधित समझा गया है। इम्बैलेंस, जो बैलेंस है उसको स्वास्थ्य से समझा गया और इम्बैलेंस को अस्वस्थता से। तो 4 मुख्य द्रव या फ्लूइड की पहचान की गई और ये थे पित्त यानी बाइल, बलगम और रक्त यानी ब्लड तथा काला पित्त यानी ब्लैक बाइल। तो ये माना गया है कि ये मौसम के साथ घटते बढ़ते हैं। ये जो पित्त है या ये जो फ्लूइड है, द्रवित्व है, 4 मुख्य द्रव है, यह माना गया कि मौसम के साथ घटते बढ़ते रहते हैं। जैसे कि कफ की जाति जाड़ों में हो जाती है, सर्दी के टाइम में कफ की प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण खांसी जुकाम होता है, जबकि पित्त में बढ़ोतरी गर्मी में दस्त इत्यादि बीमारियों को बढ़ा देता है। गर्मी के अंदर जो पित्त से रिलेटेड है तो गर्मी में दस्त वगैरह लग जाती है। यह द्रव न केवल 4 मौसमों से संबंधित माने गए हैं वरन यह गर्म, सर्द, गीला और सूखा से भी जोड़े गए हैं। रोग की प्रकृति के समय यह द्रव हवा, आग, पृथ्वी और पानी से 4 प्रकार के बुखार से, दिन के 4 प्रहरों से, 4 रंगों से तथा 4 स्वाद से भी संबंधित पाए गए हैं। मतलब इनको अलग अलग तरीके से अलग अलग पाया जाता है। ग्लेनिक परंपरा का केंद्र बिंदु न केवल प्राकृतिक प्रक्रियाएं था वरन इसको व्यक्ति के ऊपर अपनी देखभाल का उत्तरदायित्व भी डाल दिया। स्वास्थ्य के संबंध में यह विश्वास किया गया कि स्वास्थ्य का खराब होना कोई दैविक कारणों से नहीं होता है। स्वास्थ्य के संबंध में ये विश्वास था कि स्वास्थ्य का, जैसे स्वास्थ्य है यानी हेल्थ जो है वो खराब हो जाती है तो उसका कारण दैविक कारणों से नहीं होता था। दैविक यानी डिवाइन या सुपर पावर जो है उसके कारणों से नहीं, वरन ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप था, यानी नेचुरल प्रोसेस के फलस्वरूप था। यह स्वास्थ्य संबंधी विश्वास अब भी स्वास्थ्य विश्वासों पर प्रभाव डाल रहा है। यह जो है वो अभी भी डाल रहा है। ग्लेनिक धारणाओं ने यूरोप की चिकित्सा प्रणाली पर लगभग
2 सहस्र वर्षों तक प्रभुत्व रखा, किंतु मध्यकाल ने यूरोप में गैलन का कार्य केवल कुछ गिने चुने विद्वान लोगों तक ही सीमित रह गया। दूसरे विचार जो धर्म केंद्रित थे वह अधिक सर्वमान्य हो गए। रोग ईश्वरीय प्रकोप के कारण समझा जाने लगा। ईसाई धार्मिक गुरु रोग के आगमन को आत्मा की शुद्धि का साधन मानने का प्रचार करने लगे, किंतु प्रोटेस्टेंट सुधारक आंदोलन ने इस विचार के स्थान पर यह धारणा प्रस्तुत की कि शरीर ईश्वर की देन है, यानी शरीर यानी जो हमारा जो फिजिकल जो है शरीर जो है वो ईश्वर यानी गॉड की देन है, ईश्वर के द्वारा दिया गया है, और इसकी देखभाल करना तथा प्रत्येक व्यक्ति का धार्मिक कर्तव्य है। गॉड की ये देन है शरीर, और इसकी देखभाल करना यानी इसको स्वस्थ रखना, अच्छा रखना, जो इसको क्या है कि धार्मिक यानी रिलीजन का वो ड्यूटी बता दी गई। बीमारी, कमजोरी और लापरवाही का नतीजा माना गया। बीमारी जो है वो कमजोरी यानी वीकनेस और लापरवाही, केयरलेसनेस का नतीजा बना है। हम बीमार क्यों होते हैं तो उसका कारण कमजोरी, वीकनेस और लापरवाही, हम केयरलेस रहते हैं तो उसका माना गया। ईश्वर का सम्मान एक स्वस्थ जीवन के जीने में निहित समझा गया। ईश्वर का जो सम्मान है वो स्वस्थ जीवन के जीने में समझा गया। अतएव सुधार आंदोलन काल और उसके पश्चात भी पादरी को उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती रही। मतलब सुधार आंदोलनकार और उसका पादरी जो है उसको उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका, ये हम पहले स्वास्थ्य के बारे में जो विश्वास थे उसके बारे में देख रहे हैं। फिर शरीर को भगवान का मंदिर कहा गया। शरीर यानी जो हमारी बॉडी है उसको टेम्पल ऑफ द गॉड यानी भगवान का मंदिर कहा गया, जिसको शुद्ध और स्वच्छ रखना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य समझा गया। क्योंकि वो गॉड भगवान का मंदिर माना बॉडी को, तो इसलिए उसको शुद्ध और स्वच्छ साफ रखना जो है वो प्रत्येक मनुष्य की वो ड्यूटी समझी गई। यह विचार प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन के समय बहुत प्रचलित रहा। यह जो विचार है प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन के समय, स्वर्ग का मार्ग स्वस्थ व्यवहार के द्वारा कहा गया। स्वर्ग का जो मार्ग है वो हेल्थी बिहेवियर यानी स्वस्थ व्यवहार के द्वारा कहा गया। सामाजिक नैतिकता पर बल दिया गया। सोशल मोरालिटी पर भी ध्यान दिया गया। तो ये जो ऊपर हमने जो अभी सारी जो धारणाएं पढ़ी वो चिकित्सा विज्ञान के विकास के साथ कमज़ोर पड़ती गई, यानी मेडिकल साइंस का जो जो विकास हुआ उसके साथ साथ में ये कमज़ोर पड़ती गई। ये सारी पहले मानी जाती थी। रोग को मूल रूप से लौकिक समझा जाने लगा। रोग यानी जो इलनेस या बीमारी है जो लौकिक टेम्पोरल और समझा, न कि अलौकिक, सुपर नेचुरल नहीं समझा गया, उसको लौकिक समझा गया। फिर भी जबकि विशेषज्ञ विश्वास प्रणाली के अनुसार बीमारी के प्रकृतिवादी दृष्टिकोण को बढ़ती हुई मान्यता मिलती रही। यानी विशेषज्ञ विश्वास प्रणाली के अनुसार बीमारी के प्रकृतिवादी दृष्टिकोण को बढ़ती हुई मान्यता मिलती रही, और स्वास्थ्य के नैतिक यानी मोरल आधार की मान्यता भी साथ साथ स्वास्थ्य विश्वास प्रणाली में प्रस्तुत रही। तो ये तो पहले स्वास्थ्य के बारे में क्या विश्वास थे वो देखा हमने, और उसके बाद में जो जो ये मेडिकल साइंस का विकास हुआ तो वो पहले की जो विश्वास है वो कमज़ोर पड़ते गए और टेम्पोरल इसको मानते गए और सुपर नेचुरल को कम महत्व दिया गया। अब हम देखते हैं जैविक औषधि यानी बायोमेडिसिन। यूरोप में ज्ञानोदय इनलाइटमेंट के काल में संसार के संबंध में ज्ञान एक नए प्रकार से समझा जाने लगा। यानी ज्ञान यानी जो नॉलेज है ये नए प्रकार से समझाने लगा। तो हेपबर्न जो है उनके अनुसार ज्ञानोदय ने 2 प्रकार की विचारधाराओं को प्रोत्साहित दिया। ज्ञानोदय ने जो दो प्रकार के विचारों को प्रोत्साहित दिया, एक विचारधारा के अनुसार अंधविश्वास और तर्क में विभेद स्वीकार किया गया। अंधविश्वास यानी ब्लाइंड फेथ जो है वो अंधविश्वास, और तर्क लॉजिक के अंदर विभेद। एक तो हम बिल्कुल विश्वास कुछ नहीं करते हैं और एक कोई लॉजिक, उसमें उन्होंने कहा कि ये अंतर है, विभेद है, वो स्वीकार किया।
और दूसरी विचारधारा ने प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म पर बल दिया, प्रत्यक्षवाद पर बल दिया, और जिसके अनुसार विज्ञान और विचार केंद्रित किए गए जो प्रत्यक्ष निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, मापन यानी मेजरमेंट एवं प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट द्वारा यथार्थ संसार का ज्ञान प्रदान करने वाला समझा गया। यानी जो दूसरी विचारधारा थी वो प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिव पर बल दी, और उसके अनुसार ये माना गया कि विज्ञान पर विचार केंद्रित किए गए, उसके अंदर प्रत्यक्ष निरीक्षण यानी मतलब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करें, मेजरमेंट करें और एक्सपेरिमेंट करें, तभी हम इसको संसार का ज्ञान प्रदान करने वाला समझा गया। और इस दृष्टिकोण में भौतिक यथार्थता पर जोर दिया गया, भौतिक यानी फिजिकल रियलिटी पर। ये जो दृष्टिकोण क्या था, फिजिकल रियलिटी जो सामने दिखाई दे रहा है उसके ऊपर जोर दिया, तथा शरीर को यानी बॉडी को मन से विलग समझा गया। मतलब पहले जो बॉडी उसको एक समझा जाता है, उसको कहते हैं कि शरीर जो है वो मन यानी माइंड से अलग समझा गया। इस संबंध में दार्शनिक डेकार्ट का नाम उल्लेखित है, जिसने मानव को शरीर और मन से बना कहा। उन्होंने कहा था कि मानव को शरीर और मन से दोनों, उन्होंने ये जो इसके बारे में कहा था ना कि मानव को शरीर और मन से बना कहा, मतलब उसको मन और शरीर दोनों के लिए बना हुआ है, इसके बारे में कहा। 18वीं शताब्दी के पाश्चात्य समाज में व्यक्तिवाद का बोलबाला रहा, इंडिविजुअलिज्म का। 18वीं शताब्दी के बाद समाज के अंदर इंडिविजुअलिज्म यानी व्यक्तिवाद का बोलबाला रहा। स्वास्थ्य और रोग की वृत्तिक रूप से समझबूझ व्यक्ति के भौतिक शरीर के ज्ञान से गुत्थी बंदी रही। चिकित्सक के अवधान का केंद्र बिंदु यानी जो डॉक्टर है उसका जो अटेंशन या ध्यान का जो केंद्र बिंदु है, मानव शरीर के अंदर झांकना बन गया। जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर क्या है उसको झांकना यानी देखना बन गया। बीमारी के लक्षण शरीर क्रिया की विकृति में तलाश किए जाने लगे, यानी जो भी बीमारी डिजीज होती है उसके लक्षण शरीर में किस तरीके से होते हैं वो देखने लगे। इस प्रकार की स्वास्थ्य और रोग की और पहुंच को कहा गया जैविक औषधि सर्वदलीय। इसको कहा गया जैविक यानी बायो औषधि मेडिसिन, सर्वदशीय कॉस्मोलॉजी अथवा एलोपैथी, इन सबको अथवा एलोपैथी औषधि। और यह विचारधारा कई कारणों से अपना प्रभुत्व जमा सकी। उसमें पहला कारण था इसका दृष्टिकोण मानवों की ओर अधिक स्पष्ट था, ह्यूमन की ओर बिल्कुल क्लियर था इसका जो दृष्टि। दूसरा था ये भौतिक विज्ञानों से संबंधित था यानी फिजिकल साइंस से रिलेटेड था। और तीसरा इस दृष्टिकोण के प्रभाव के कारण जनता के स्वास्थ्य में सुधार हुआ, और इसके कारण जनता का जो स्वास्थ्य में सुधार भी हुआ और व्यक्तियों को अस्पतालों में चिकित्सा मिलने लगी, और व्यक्ति जो बीमार थे उनको हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिकल एड या चिकित्सा जो है मिलने लगी। थैंक यू वेरी मच।